नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कल की तरह ही हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो सीटीईटी की क्लासेस हैं ना, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहो। साथ ही में दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। तो दोस्तों, एक बच्चा है, उसमें मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बताने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कल मैंने, ठीक है ना दोस्तों, आपको 5 बातें बताई थी पेडागोजी को सॉल्व करने से पहले, उनको याद रखने के लिए। तो आप लोगों ने याद रख ली होगी, ठीक है ना। और यदि दोस्तों वह कौन कौन सी बातें, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताना, ताकि आपको याद हो जाए, जिससे कि दोस्तों आपको पेडागोजी को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है? भाषा अर्जन, भाषा सीखना बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय जाता है ना, तभी भाषा को सीखता है। भाषा का आत्मीकरण भी नहीं, ना ही अमूर्त भाषा का विकास। तो राइट आंसर भाषा अर्जन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों बच्चा अचेतन अवस्था में भाषा को सीखता है, ठीक है ना। उसे पता भी नहीं रहता है, वह अनुकरण वगैरह के माध्यम से अपने समाज, अपने परिवार से भाषा सीख लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं। तो दोस्तों, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां क्या हैं? क्या नैतिकता के लिए, भाषा सीखने हेतु निवेश, दोहराव तथा पुनरुत्पादन, अपने समाज के बारे में सीखना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने हेतु निवेश है। क्या है दोस्तों? भाषा सीखने हेतु निवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अजीब सा है, लेकिन दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ, भाषा सीखने क्या है दोस्तों? निवेश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की के बता रहे हैं दोस्तों हम आपको। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, ठीक है ना। और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं, जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, यदि ना समझ में आए तो फिर से ज़रूर से पढ़ें। तो दोस्तों बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, व्याकरण शिक्षण की रणनीति तो बिल्कुल नहीं है, विषय वस्तु आधारित व्याकरण ये भी नहीं है, और विशेषण शिक्षण ये भी नहीं है, बल्कि ये सचेतन में वृद्धि है, ठीक है ना। यह रणनीति सचेतन में वृद्धि कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को बड़ी प्रवृत्ति मानती है? तो दोस्तों बताइएगा, वह कौन सी यहाँ पर मतलब की विधि है जो दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रवृत्ति मानती है? व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल नहीं मानती, समूह भाषा शिक्षण ये भी नहीं, न ही संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, बल्कि श्रव्य भाषावाद जो है ना, यह दोस्तों दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रवृत्ति मानती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुभाषिकता है। तो दोस्तों, जो बहुभाषिकता है वह क्या है? जैसे कि दोस्तों एक स्कूल में दोस्तों अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं, उनकी अपनी मातृभाषा अलग अलग होती है, तो वह है। तो दोस्तों क्या है? तो बताइएगा। यहाँ पर जितना संभव हो उतनी भाषा सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मातृभाषा, घर की भाषा सीखना, क्या केवल आ गया यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहली दूसरी क्लास में, और इसकी एक क्लास भी आपको मिल जाएगी। मातृभाषा, घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषा जोड़ने की ओर बढ़ना, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना, तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर माध्यम की बात हो रही है। यहाँ पर मातृभाषा, घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना बहुभाषिकता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd वाला
हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भारत की डैश है। दोस्तों कई लोग समझते हैं कि राष्ट्रभाषा है, तो ऐसा नहीं है। जो हिंदी है ना, यह भारत की राजभाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? राजभाषा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये शिक्षार्थी हैं, वह त्रुटि करते हैं लिखने पढ़ने में, तो उनको हम अधिगम का संकेत मान सकते हैं कि भाई बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में यही बात कही गई है। सीखने के लिए एक संकेत है, ना कि दोस्तों बाधा, ना ही समस्या, और ना ही दोस्तों त्रुटि सुधार के लिए संकेत, बल्कि यह सीखने के लिए एक संकेत देती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। मतलब एक अच्छे लेख के लिए क्या होता है, वह कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम क्या कहलाता है? यह कहलाती है लिखने का उत्पादोपागम, राजकीय लेखन बिल्कुल नहीं, अध्ययन कौशल, ठीक है ना, या फिर लिखने का प्रक्रिया उपागम। तो दोस्तों इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेखक के विकास के लिए कई चरणों से गुजरता है। यह उपागम दोस्तों लिखने की प्रक्रिया उपागम कहलाता है, ठीक है ना। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं आरंभिक वर्षों में। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये जो अवस्था है वह क्या कहलाती है? देखिएगा दोस्तों, ना तो स्क्रिबलिंग कहलाती है, ना लेखन कौशल, ना ही ग्राफिक विकास, बल्कि यह क्या कहलाती है? यह प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? दोस्तों कौन सा सीखने का आकलन पूछा जा रहा है? किसका? सीखने का आकलन। तो दोस्तों लिखित परीक्षाएं सीखने का आकलन नहीं है, अवधि के अंत में परीक्षाएं ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि लिखित ही हो, मौखिक भी तो हो सकती है। अवधि के क्या सिर्फ अंत में ही लेंगे, बीच में नहीं लेंगे? संकल्पना तो अधिक आकलन भी दोस्तों अवधि के अंत में जो आकलन रहता है उसी से रिलेटेड है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? तो यह रचनात्मक आकलन जो है ना, यह सीखने का आकलन है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या सकती है जब वह दूसरी या अन्य भाषा सीखता है, इसे जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे एक उदाहरण देता हूं कि आपको दोस्तों एक अच्छी भाषा आती है और दोस्तों उसी के माध्यम से दोस्तों आप किसी अन्य भाषा के भी अच्छे पाठक हो सकते हैं, ठीक है ना, या हो सकती है। तो दोस्तों बताइएगा इसे किस चीज़ से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? देखिए पठन क्षमता बिल्कुल नहीं होगी कि आपकी पठन क्षमता अच्छी है तो आप दूसरी भाषा भी सीख लेंगे, ठीक है। उच्च स्तरीय कौशल ये भी ठीक नहीं है, पढ़ने की रणनीति ये भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये कौशल का अंतरण हो जाएगा कि भाई आप एक भाषा को अच्छी तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जब अंतरण करेंगे ना, आपके जो की कौशल है उसका अंतरण होगा, तो आप दूसरी भाषा के भी अच्छे पाठक या श्रोता हो सकते हैं या हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर सीखने के प्रतिफल हैं। तो दोस्तों सीखने के प्रतिफल क्या हैं? तो बताइएगा यहाँ पर, वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती, अपेक्षा नहीं करेंगे, गलत हो गया। अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित है, क्या सिर्फ संप्रेषण कौशल पर ही आधारित है? ये भी गलत है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि दोस्तों वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना वह नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? नंबर 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। दोस्तों सीखने के यही प्रतिफल हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? यहाँ पर दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के 2 मुख्य उद्देश्य पूछे गए हैं। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर, बताइएगा उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, बिल्कुल हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों को
शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यदि बच्चे सीखने में कमज़ोर हैं, कमियां आ रही हैं, तो जो शिक्षक है ना, वह अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे ना। तो ए और बी तो बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए है, तो दोस्तों देखिएगा ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हमको सबसे बेटर ढूंढना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मैं गलत का निशान लगा दिया है, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ए और बी है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा। निदानात्मक शिक्षण दोस्तों जिसमें बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है, उसके बाद उनका उपचार किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन को आप फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बट दोस्तों देखिएगा इन सब के लिए कौन सी शब्दावली अपनाई उसने, शब्द तथा वाक्यांश बिल्कुल नहीं, शब्दों का वर्गीकरण ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नियमावली शब्दावली ये भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसने थीम आधारित शब्दावली को अपनाया है। जैसे कि पहले उसने 5 शब्द को दे दिए हैं ना, ठीक है ना, एक थीम प्रस्तुत कर दी है, तो उसके माध्यम से उनसे जो रिलेट शब्द है ना, उनको बच्चों ने ढूंढा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, याद रखना। आगे देखेंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन को देख रहा है, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो दोस्तों सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है। सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सभी शिक्षार्थी भाषा नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। तो दोस्तों पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना ऐसा नहीं है, सामाजिक घटना भी है। सीखना सामाजिक निर्मित है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है ना, सामाजिक निर्मित है और जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत विशेषता हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने सीटेट जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लिया है। और दोस्तों मैं आपको इस जो पेपर है ना, इसकी डेट भी यहाँ पर थंबनेल में मेंशन कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस डेट का ये पेपर है। तो दोस्तों यदि पैराग्राफ की क्लासेस भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।